देखिए, जम्मू और आज यहाँ पे सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग एकत्रित होकर कड़ा विरोध कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल का। मेरे बगल में है डॉक्टर राजेंद्र थापा, इसके साथ साथ हैं चेयरमैन यूनाइटेड पीस अलायंस शाहिद सलीम साहब, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं सफीर साहब, और दूसरे यहाँ पे लोग जो है प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं। थापा साहब, क्यों वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध, जो जेपीसी की क्लियरेंस मिली है और अपोजिशन को जो है वो साइड लाइन कर दिया गया? देखिए, ये एक किस्म का, मैं तो ये बोलूंगा कि वक्फ की जो जमीन है, जो अल्लाह के नाम पे कई सालों से ये चल रही थी, जो हमारे भाई यूज करते थे, और ये एक सोशल काम वहाँ होते थे, चाहे धर्म धर्म के काम है या बच्चों के पढ़ाई का सिलसिला होता था। ये उन बुजुर्गों ने दी हुई है जो कि अपने अपने रक्षा करें और वहाँ उसको यूज करें। अब इसका आप रजिस्ट्रेशन ढूंढोगे तो ये आप बड़ा मुश्किल है। इतनी उस समय कौन सा तहसीलदार होता होगा जिसने रजिस्ट्रेशन की होगी? अल्लाह के नाम पे जो चीज हमने दे दी, ऐसे ही गुरुद्वारे के नाम पे अगर कोई गुरुद्वारे हमारे बने हैं, वो हमारे बुजुर्गों ने दिए हैं, चल रहे हैं। अब ये सिलसिला में ये समझ में आ रहा है। अब ये प्रयागराज में ही देखो, यूपी में जो प्रयागराज में जो चल रहा है, इसमें महाकुंभ चल रहा है, ये वक्फ की जमीन इनको मिली। एक धर्म की जमीन सिलेक्टिव की गई और उनको वहां जाना मना है। ये क्या चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में? वक्फ की जमीन यूज कर रहे हो और वो मुस्लिम भाई हमारे वहां नहीं जा सकते। ये हिंदुस्तान कहते थे कि ये गुलदस्ता है, वो गुलदस्ता कहाँ गया फिर? ये कौन सा गुलदस्ता आप लेके जा रहे हो जहां हमारे मुस्लिम भाई नहीं जा सकते, और वक्फ की जमीन आप यूज सेलेक्ट कर रहे हो। वक्फ की जमीन अभी हमारे जम्मू में लगा लो आप। ये आरसपुरा में थोड़े दिन पहले हमारे आरसपुरा की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वक्फ की जमीन पे जो हमारी मस्जिद बनी है, किसकी परमिशन से ये हो रहा है सारा? ये जो हमारे बुजुर्गों ने अपने अल्लाह के नाम पे, अपने गॉड के नाम पे जो जमीन अपने भाइयों के लिए, अपने धर्म के बच्चों के लिए अगर दी है, उनको आप क्यों छेड़ रहे हो? ये कौन सा हिंदुस्तान चल रहा है जहां हम कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई हम इकट्ठे रह के गुलदस्ता है? ये गुलदस्ता तोड़ने की क्यों कोशिश की जा रही है, ये जो इस समय गवर्नमेंट चल रही है? तो ये वक्फ के जो अमेंडमेंट बिल है, उसकी ओपोजिशन हुई, उसको देखा जाए, उसको नजरअंदाज करके आप उसको एक्ट को लागू करोगे तो हम, ये जो हमारे मुस्लिम भाई है, ये रुकने वाले नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और हर जगह एजिटेशन होगी। और ये गवर्नमेंट को ये हमारी एज ए सोशल एक्टिविस्ट में कहना चाहता हूँ कि जो इसकी अपोजिशन है उस पर ध्यान रखा जाए। और पर्टिकुलर कम्युनिटी को बार बार, कभी कठुआ में छेड़ा जाता है, ये लोग कहते हैं ये इन्होंने जमीन मिली हुई है, और कभी आप आरसपुरा में हमारी मस्जिद को, हमारे उसको छेड़ा गया। ये क्या हिंदुस्तान में चल रहा है? ये कोई शांति का प्रतीक नहीं है, ये कोई प्रोग्रेस का नहीं है, ये कोई तरक्की नहीं है हिंदुस्तान की। हमारे भाईचारे को रोकना होगा और वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है उस पर विचार करके, बिल्कुल ध्यान करके, कम्युनिटी का ध्यान रख के, आज ये जो चल रहा है इसको गवर्नमेंट को अपना फैसला लेना पड़ेगा। मीर साहब, चेयरमैन यूनाइटेड पीस अलायंस से बड़े कैलकुलेटेड एनालिसिस होते हैं। मीर साहब, वक्फ बिल अमेंडमेंट को क्या आप पॉलिटिकल स्टंट कहेंगे या पोलराइजेशन कहेंगे जो होता आ रहा है सब कॉन्टिनेंट में? पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये मुसलमानों की बर्बादी का इन्होंने एक बिल बनाया है, जिसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, अपोजिशन की इंटायर लीडरशिप कह रही है, जिसके लिए इनको 3 करोड़ 66 लाख मेल्स भेजे लाए, जिसके लिए बड़ी बड़ी इन्होंने जितनी भी, जब से 6 महीने हो गए जेपीसी को काम करते हुए, तमाम मुसलमानों ने, तमाम जो जितनी भी मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमें हैं, तमाम मकतबा फ़िक्र, वो बरेलवी हूँ, वो देवबंदी हूँ, अहले तशय्युई हूँ, उनने कहा भाई ये तुम जो है सिर्फ और सिर्फ एक खिलवाड़ कर रही हो। इसमें अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इस बिल को बनाए जाने का, इसको अमेंड करने का मकसद जो है मुसलमानों को उनकी
इमलाक जो है उनसे महरूम करना है, वो छीनना है। उसमें आपके स्टालिन की बात हो, उसमें आपके राहुल गांधी की बात हो, उसमें जितनी भी ममता बनर्जी है, आपको पता है ममता बनर्जी के जो मेंबर पार्लियामेंट है कल्याण बनर्जी, वो किस कदर कल उन्होंने कहा कि बुलडोज किया गया हमारी सजेशन को। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने कहा तानाशाही। उन्होंने कहा कि अगर तुमने हमारी सजेशंस को मानना नहीं था, हमने 44 तजावीज पेश की, हमने आपको सजेशन की, आपने 44 में एक सजेशन को भी कंसीडर नहीं किया। और सब बीजेपी आरएसएस की जो तरामीम थी कि वक्फ बोर्ड्स को खत्म करना है, वहां पे गैर मुस्लिमों को एंट्री दी जानी है, वहां पे कलेक्टर जो एक मैजिस्ट्रेट के बजाय या बोर्ड के बजाय एक कलेक्टर जो फैसला करेगा। देखिए डीसी जो है हुकूमत वक्त के आगे जवाबदेह होता है, डीसी बीजेपी आरएसएस की कहने पर चलेगा। और मुझे बताइए, और सबसे खतरनाक जो है वक्फ बाय यूजर एक इसमें एक शिक थी। उसका मतलब यह था कि साल से, हजार साल से, मिसाल के तौर पर मैं एक मस्जिद में बैठा, मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी मस्जिद है तालाब खटीका की मस्जिद, कल मुझे ये कहेंगे भाई तुम प्रूव करो ये किसने वक्फ की, मेरे पास कोई कागजात नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि पिछले 600-700 साल से मस्जिद चली आ रही है यहाँ नमाजें, लेकिन मुझे मैं प्रूव नहीं, इसको कहते हैं वक्फ बाय यूजर। वो इसको खत्म कर दिया, वो कहते हैं कि जिसको तुम प्रूव नहीं कर सकते कि ये किसने वक्फ की थी, ये किसने डिवोट की थी, लिहाजा कल हुकूमत चाहेगी वो तुमसे छीन लेगी। इस तरह हमारी हजारों मसाजिद, हमारे कब्रिस्तान, हमारी बाकी जितनी भी जो है प्रॉपर्टीज हैं वो छीनने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की है इस हुकूमत ने। कल जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम जो है मुल्क की तहरीक चलाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि ये सीधा और सीधा बीजेपी आरएसएस ने भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। दे हैव वर्चुअली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स। लिहाजा उसके लिए बहुत ही तशवीश की लहर है, बहुत मायूसी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो है आर्टिकल 26 के तहत जो हुकूक दिए थे कि अपनी जो मिली प्रॉपर्टीज हैं उनको मैनेज करें, और ये इसको हम इस्लाम में कहते हैं मदाखलत फी दीन, क्योंकि ये शरीयत का मसला है। वक्फ जो है इबादत समझी जाती है, वक्फ मुसलमानों के यहाँ इबादत है, ये वर्शिप है। और इबादत कैसे की जाती है, नमाज कैसे पढ़ना है, रोजा कैसे रखना है, हज कैसे करना है, उम्रा कैसे, ये एक मुसलमान बेहतर जानता है। इसमें तुम कहां टांग उड़ा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि वक्फ की जो 10 लाख एकड़ जमीन है उसमें से 5 लाख पहले ही सरकार के पास है, जिस पर केसेस चल रहे हैं, उसको खत्म करना, उसको छीनना। इस पे बाकी बात करें आप सब। सर आखिरी क्वेश्चन है, क्या देश जो है धर्म से चलेगा, बीजेपी आरएसएस से चलेगा या संविधान से चलेगा? फिलहाल तो धर्म से चल रहा है, फिलहाल तो अंधविश्वास से चल रहा है। संविधान से अगर चल रहा होता तो ये संविधान के अगेंस्ट कैसे होता? संविधान से अगर चल रहा होता देश मेरे भाई, तो एनआरसी सीडब्ल्यू कैसे बन सकता है? ठीक है, तो आप जितने भी एक्ट्स 2014 के बात बना रहे हो, एनआरसी है, सीडब्ल्यू है, 370 है, बाबरी मस्जिद है, और कल जो है देश के जो है गृह मंत्री कहते हैं कि जितने भी आइडियोलॉजिकल बैटल है वो हम एक के बाद एक सर करते जा रहे हैं। अगर संविधान में जो है तमाम लोगों को अपना जो है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप को रखने का हक है, तमाम लोगों को अपने मजहब को प्रोफेस करने का, तमाम लोगों को अपने मजहबी इबादत का हक है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ से लगेगा उत्तराखंड में? वहां पे लगा के सब खत्म कर दिया। ये अब निकाह कैसे होगा, आपकी शादी कैसे होगी, आपकी जो है मीरास कैसे तकसीम होगी, ये सब जो है इस्लामिक लॉज जो है, जिसके लिए आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता था जो 1937 में पहले बना था अंग्रेजों के वक्त से, उसको खत्म करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। क्या ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है पोलराइजेशन के लिए? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो उनकी लीडरशिप है, क्योंकि जो लीडरशिप है उसका पूरा जो है देश विरोध कर रहा है, क्योंकि ये पोलराइज करने के लिए इनके पास कोई मुद्दा है नहीं रहा हुआ। क्या ये वो इसीलिए तकसीम कर रहे हैं, वो तकसीम कर रहे हैं। और ये वो तो खुद कह रहे हैं, आपने देखा नहीं जो तीसरे नंबर का लीडर है योगी, वो तो कहता है 20 और 80 की लड़ाई है। 20 कौन है 80 कौन, आप समझ लें, उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं। ये तो उन्होंने जो है हमारे हिंदू भाइयों को अंधभक्ति में उलझाए रखा, और तामीर और तरक्की का तो कहीं नाम नहीं। लेकिन उनका सिर्फ एक है कि हम मुसलमानों के सरों पर डंडा चलाएंगे, तो इसके लिए तुम वोट दे, और वोट उनको मिल रही है। थापा साहब, अगर हम बात करें जो धार्मिक कट्टरवाद है वो तो बहुत ही कुछ है, 15-20% ये दूसरों को भी कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने साथ? यही बात देखने में आ रही है कि ये जो धर्म की राजनीति चल रही है, ये चंद लोग हैं जिनके पास पावर है, वो ये जो संविधान से छेड़छाड़ क्यों हो रही है? अगर SC ST OBC का ध्यान रखा जाता इसमें, तो वो कितने % हैं, उनको दबाया जा रहा है। आज हमारे मुस्लिम भाइयों को दबाएंगे, SC ST का अभी SC को इतना नहीं दबाया जा रहा, आने वाले समय
सेकंड स्टेप वो है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा है? एग्जैक्ट फिगर आएगी ये 2000। यही कारण है क्या? देखो ओबीसी को उस पे सर्वे क्यों करेंगे? फिर तो इनकी मेजॉरिटी नहीं रहती। यस, ओबीसी के जितने भी ये मसले हैं हमारे जो है ये इसलिए इस पे गौर नहीं किया जा रहा, इनकी मेजॉरिटी कम हो जाएगी। इसलिए जो स्टेटमेंट देना इनका वो जो है एक किस्म का वो फैशन बन गया है। स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम SC ST OBC की जो है इस पे अब रिजर्वेशन पे विचार करेंगे। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के बड़े फायर ब्रांड लीडर हैं सफीर चौधरी साहब। सफीर चौधरी साहब, किस तरह की इस मीटिंग की आप प्रोग्रेस देखेंगे और गवर्नमेंट के लिए आप ये एक रेजिस्टेंस का इशारा दे रहे हैं? क्या अगर इस तरह के फैसले आते रहेंगे और रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी जम्मू कश्मीर के लोगों में और पूरे भारतवर्ष में? देखिए जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मोदी जी को बनाने वाले मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर। पहले 15 साल मुसलमानों के खिलाफ बातें करके, मुसलमानों की चीजों के खिलाफ बातें करके तो वोट लिए हैं, तो 15 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अब 15वां साल उनको समझ लो ये भी शुरू हो गया कि तीसरा टेन्योर ये भी शुरू हो गया कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो हम तो यही गुजारिश करना चाहेंगे कि जनाब, आपको मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों ने ही आज तक आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि और तो कोई काबिलियत आपके अंदर है नहीं है कि भाई आपने कोई काम यहाँ हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए कोई काम किया हो उसको आप गिनवा सकें। वो तो आपने कभी किया नहीं है। बट ये है कि हिंदू मुसलमान करके करते आ रहे हैं। लेकिन अब जो ये किया जा रहा है कि भाई इस तरीके से अमेंडमेंट्स ला के बिल आप पेश करेंगे, फिर दिखाने के लिए लोगों को जेपीसी बनाएंगे और जेपीसी जो कोई रिकमेंडेशन देगी वो आप मानेंगे नहीं। तो ये साफ साबित करता है कि भाई आप अगला भी 4-5 साल का जो प्लान है वो जो है मुसलमानों के सरों पे ही प्लान करना चाहते हैं। लेकिन इसके प्लान करने में जो है ये एक तरीके का मैं कहना चाहूंगा कि भाई संविधान की तो धज्जियां उड़ाई ही जा रही हैं। उसके इतने सारे आर्टिकल्स हैं जिनको बाईपास करके तो आप बिल लाना चाहते हैं, और इस बिल की जरूरत क्या पड़ी? क्या भाजपा के साथ कोई से हो गए? क्या भाजपा के पास कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है वोट लेने का? इसी तरह के जो ये इश्यूज है रेज करके, पोलराइज करके जो है वो वोट बटोरते हैं। देखिए, कोई एक भी इनके पास होता है ना, एक भी कोई इन्होंने कोई काम किया होता है। जैसे क्या किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नहीं 50,000 दी होती, 10 लाख दी होती, 20 लाख दी होती, तो भी ये आप दिखाने के लायक होते लोगों को कि ठीक है जी हम दिखाएंगे। लेकिन वो इनके पास नहीं है। आप ये कहते हैं कि एक आम आदमी की कौन सी मुश्किल इन्होंने हल की है, कि कौन से एक आम आदमी को नौकरी नहीं दे सका तो कौन से उसके घर का जो है इन्होंने बोझ कम किया है, बिजली का बिल का बोझ कम किया है, पानी का कोई इंतजाम किया है उसके लिए, वो इनके पास दिखाने के लिए कुछ। काला धन भी खत्म हो गया। हाँ, काला धन ले आएंगे। वो मोदी साहब तो बड़े उछल उछल के कह रहे थे उस टाइम के ले आएंगे। वैसा कुछ किया होता तो वो लोगों को दिखाते, लेकिन इनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। ना तब था जब चीफ मिनिस्टर थे, ना अब है जब प्राइम मिनिस्टर है। तो दिखाने के लिए क्या है? दिखाने के लिए है कि भाई मुसलमानों को परेशान करके आपको ये जो है हम इस तरीके से तो वोट लेते रहेंगे। और हैं हमारे यहाँ हमारे हिंदू भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे जिनको कुछ पता नहीं है, अनपढ़ता की वजह से स्कूल कभी गए नहीं है, उनको पता नहीं है इन चीजों का कि भाई ये जब कम्युनिटीज का क्लैश करवा के जो सरकारें पावर में आती है किसी के लिए कुछ नहीं करती, ये उनको पता नहीं है। तो बस वही चल रहा है और ये करने जा रहे हैं। हम तो एक ही चीज कहना चाहेंगे, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा है कि भाई इस तरीके की जो ये आप चीजें कर रहे हैं ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, बिल्कुल आपको नहीं करनी चाहिए और आपको सुधरना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोग जो है आपको सिखा देंगे भी किस तरीके से संविधान पर अमल करना होता है। क्या ऐसे लोग देश विरोधी ताकतें हैं जो देश को का बंटवारा कर रहे हैं और आने वाले जो इम्प्लीकेशंस है बड़े डेवास्टेटिंग हो सकते हैं कम्युनिटीज के लिए? देखिए, मेरा तो एक चीज का मानना है कि जो आदमी देश के खिलाफ है ना, वही इस तरीके की हरकतें करता है, वही इस तरीके की जो हथकंडियां बनाता है सिर्फ अपनी पावर के लिए, अपनी चीजों को देखने के लिए। वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। देश का सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो कम्युनिटीज के दरमियान में क्लैश कराए। यहाँ पर हमारे हजारों हजार कम्युनिटीज हैं, हजारों हजार लैंग्वेजेस हैं, हजारों हजार तरीके के हमारे यहाँ पर मतलब अलग अलग चीजें हैं। यहाँ का तो मैं कहूंगा कि अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है कि जिसका एक सिरे की जमीन और दूसरे सिरे की जमीनें आपस में नहीं मैच करती हैं। यहाँ की लैंग्वेजेस अलग हैं, यहाँ के कल्चर अलग हैं। तो इन सब चीजों को इकट्ठा रखने वाला जो होता है उसी को लीडर कहते हैं, उसी को कहते हैं कि डेवलपमेंटल किसी कंट्री का कोई नेता है या कोई पार्टी है कुछ है। तो ये तो सिर्फ इनका एक ही रहा है फंडा, जिस एरिया के अंदर जाते हैं अपना वोट लेने के लिए उनको कहते हैं जी ये हमारे हैं, बाकी वाले नहीं है। और ये जो खासकर हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलाया जा रहा है और खासकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। हम तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, हमारे साथी इसमें बात करते हुए कहते हैं कि भाई ठीक है जी ये किया जा रहा है, माइनॉरिटी के साथ किया जा रहा है।
तो बेसिकली माइनॉरिटी के साथ भी नहीं, ये जम्मू कश्मीर के अंदर हो, हिंदुस्तान के अंदर हो, यूपी के अंदर आपने हालात देखे हैं, लास्ट 2-3 साल पहले दिल्ली के अंदर आपने हालात देखे हैं, सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने का तरीकाकार निकालते हैं और सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया जाता है। और अगर इतनी ही मैं आपके साथ से यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि मोदी जी, अगर आपको हिंदुस्तान के मुसलमानों से इतनी नफरत है तो आप कह दीजिए, आप एक ऑर्डर निकाल दीजिए सीधा कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो जमीन छोड़ के यहाँ से निकले, तो निकल जाते हैं यहाँ से मुसलमान, फिर वो क्या करेंगे आप। लेकिन आपकी शक्ल देखने लायक थी कि कल जब एक पत्रकार ने आपको वहां वाशिंगटन में और वहां पर सवाल पूछा तो आपकी शक्ल देखने लायक थी, क्योंकि आप बाहर जब जाते हैं तो छाती ठोक के कहते हैं कि भाई हम हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और उस जमहूरियत के अंदर आप इस तरीके से जो लोगों की हक तलफी करेंगे, इस तरीके से जो है संविधान को एक साइड पर रख के जो आपने फैसले निकालेंगे और सिर्फ ये चीज सोच के कि भाई मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, वोट दिया जाए बाकी लोगों का, तो ये कब तक चलेगा। अब आज जो है लोग समझ रहे हैं कि भाई आप 5 किलो राशन पे जो 80 करोड़ लोगों को, वो मेरे हिंदू बहन भाई भी तो है ना उसके अंदर, 80 करोड़ तो सारे मुसलमान नहीं है, उनको 5 किलो अनाज के ऊपर आपने जिंदा रखा हुआ है। लेकिन एक तरफ से आप बताते हैं कि जी हिंदुस्तान ये है और हिंदुस्तान वो है। हिंदुस्तान की बर्बादी का कारण उस दिन से शुरू हुआ था, किसी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है मनमोहन सिंह जी या किसका एक वर्ड था कि भाई एक बुरे तरीके से हिंदुस्तान जो है मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनते ही यहाँ पर बर्बादी आएगी, तो वो बर्बादी हम आंखों से देख रहे हैं। अपनी जिंदगी में हमें नहीं आइडिया था कि भाई इस तरीके का भी हम जो हिंदुस्तान की बर्बादी जो है अपनी आंखों से देखेंगे। जो हम देख रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया, उसमें आप किसी भी लाइन फील्ड में चले जाएं, आज बिजनेस की हालत देख लें, आज आप अनएम्प्लॉयमेंट की हालत देख लें, रोजगार किस लेवल पे पहुंचा के छोड़ी है लोगों को, तो थोड़े दिनों के बाद यहाँ पर मारामारी खाने पे शुरू होने वाली है। तो वो हालत जो है उस हालत में हिंदुस्तान को पहुंचा दिया, और पहुंचाया किस वजह से कि सिर्फ एक ही बात जो इनकी है वो यही है कि इस आपस में कम्युनिटीज को लड़ाओ। अंग्रेज जो छोड़ के चले गए थे यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की फार्मूला, वो फार्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं और सरकारें बना रहे हैं।